हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम 6th क्लास का पाठ नंबर 12, ठीक है, आधारभूत लोकतंत्र भाग 3 यानी नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं चाहता हूँ एक पूर्ण विकसित स्थानीय निकाय का शीघ्र गठन किया जाना चाहिए ताकि लोग यह सचमुच जान सकें कि एक छोटे क्षेत्र में उनके अपने नगरों में, उनके अपने गांव में प्रशासन क्या है, मताधिकार क्या है, शक्तियां क्या हैं, अधिकार क्या हैं और विशेषाधिकार क्या हैं। ठीक है, यह है संविधान सभा में चर्चा करें 13 अक्टूबर 1949 की बात। ठीक है, देखिए जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें निम्न क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे कि नगरीय स्थानीय निकाय क्या है और इनके कार्य क्या हैं। ठीक है, और ये सरकार और लोकतंत्र में क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करते हैं परिचय। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि कैसे किसी लोकतंत्र में सुशासन का उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना है। ठीक है, यानी कि देखिए लोकतंत्र में सुशासन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है नागरिकों को सशक्त बनाना। ठीक है, ताकि वे देश के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग ले सकें, चाहे ये ग्रामीण, क्षेत्रीय, नगरीय, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर हो। यह सहभागी लोकतंत्र की वृहद धारा है। ठीक है, यानी देखिए जो मेन उद्देश्य लोकतंत्र का जो मेन उद्देश्य होता है ये होता है कि जो लोग हैं लोगों को हर स्टेज पे उनको भागीदार बनाना। ठीक है, हमने एक ग्रामीण संदर्भ में इस व्यवस्था की मूल बातों को जाना। आइए अब देखें कि यह एक नगरीय परिदृश्य में कैसे कार्य करती है। चूँकि ग्रामीण परिवेश की तुलना में नगरीय परिदृश्य सामान्यतः अधिक जटिल और विविध होता है, इसलिए यह समझा जा सकता है कि नगरीय शासन भी अधिक जटिल होगा, लेकिन यहाँ उसके मूल सिद्धांतों तक सीमित रहेंगे। ठीक है, इससे पहले कि हम शहरी क्षेत्रों में शासन और प्रशासन को समझें, स्थानीय से राष्ट्रीय स्तर तक भारतीय गहन शासन प्रणाली पर एक व्यापक दृष्टि डालना सहायक होगा। जैसा कि पृष्ठ 175 के चित्र 12.2 में पिरामिड के रूप में दर्शाया गया है। इस पिरामिड का आधार स्थानीय स्तर है जो जनता के निकट है, जबकि शीर्ष पर संघीय सरकार है। इस पिरामिड में बाईं ओर वर्णित ग्रामीण स्थानीय शासन के बारे में हम अध्याय 11 में पढ़ चुके हैं। अब इस अध्याय में हम पिरामिड के दाईं ओर दर्शाए गए नगरीय शासन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए ये हमें दिखा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या होती है, राष्ट्रीय स्तर पर संघ सरकार होती है। ठीक है, उसके बाद राज्य सरकार, फिर स्वशासन के लिए स्थानीय सरकार। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ भारत में जो सरकारें हैं, सरकार 3 स्तर की है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर संघ सरकार है, राज्य के लेवल पर राज्य सरकार है और लोकल के लिए स्वशासन के लिए क्या है, स्थानीय सरकार। ठीक है, और देखो ये ग्रामीण जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, ठीक है, गाँव में पंचायती राज संस्था होती हैं और नगरों में नगरीय स्थानीय निकाय होता है। ठीक है, जिला पंचायत, फिर ठीक है, फिर नगर निगम या नगर परिषद या नगर पंचायत और फिर पंचायत समिति। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले निजी, हाँ, फिर ग्राम पंचायत, गांव में ग्राम पंचायत होती है और शहर में वार्ड समिति होती है और गांव में ग्राम सभा होती है और यहाँ पे वार्ड के लोग होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक साइड में हमारी ये ग्राम पंचायत है, ठीक है, दूसरी हमारी नगर निगम या नगर पालिकाएं होती हैं। ठीक है, हम बात करते हैं नगरीय स्थानीय निकाय। ठीक है, नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार की संरचनाओं को नगरीय स्थानीय निकाय कहा जाता है। इसका अर्थ है कि ये शीर्ष प्राधिकरण के अंतर्गत कार्य नहीं करते हैं। इन स्थानीय समुदायों को अपने क्षेत्रों के प्रबंधन या अपने सामने उपस्थित मुद्दे या समस्याओं का हल ढूंढने की स्वायत्ता रहती है। देखिए जो ये नगर निगम है या पंचायत हैं, इनका जो मेन काम होता है ये कि जो उनके अपने स्थानीय जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का हल ढूंढना की इनकी स्वायत्ता रहती है। ठीक है,
यह एक क्षेत्र में रह रहे नागरिकों के साथ आने और उनके लिए सर्वोत्तम क्या है, इस पर निर्णय लेने का एक तंत्र है। ठीक है, यानी कि देखिए जो हमारी स्थानीय स्वशासन है, इनका मेन मकसद यही है कि जो हमारे आसपास में जो समस्या उन समस्याओं का समाधान किस तरीके से लिया जाए और वो किस तरीके से हम उसको अच्छे से उन समस्याओं का हल कर सकते हैं। ठीक है, नगरों एवं कस्बों को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है जिन्हें वार्ड कहते हैं। ठीक है, यानी कि वार्ड का मतलब क्या है, देखिए जो शहर है, ठीक है, या छोटे छोटे कस्बे हैं, इनमें कस्बों को हमने छोटी छोटी इकाइयों में उनको बांट दिया है, जिसे हम क्या कहते हैं, वार्ड कहते हैं। ठीक है, वार्ड समितियां स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के विरुद्ध अभियान जैसी गतिविधियों में सहायता करती हैं। ये हर उस विशिष्ट विषय पर दृष्टि रखती हैं जिनमें समस्या आ सकती है, जल रिसाव, नाली का जाम होना, किसी सड़क का टूट जाना और इन जैसी सभी समस्याओं के बारे में वे अधिकारियों को अवगत कराती हैं। हालांकि वार्डों की निश्चित कार्यप्रणाली अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न है, जो उनके द्वारा बनाए गए नियमों पर निर्भर करती है। ठीक है, यानी कि देखिए हर एक वार्ड की जो कार्यप्रणाली है वो अलग है। ठीक है, और ये राज्य में भी, हर एक राज्य में भी अलग है, जो उनके द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनके ऊपर ही निर्भर करती है। कुल मिलाकर नगरीय एवं स्थानीय निकायों पर कार्यों की एक लंबी सूची की जिम्मेदारी है, जैसे आधारभूत ढांचे की देखभाल पर ध्यान रखना, कब्रगाहों का रखरखाव, अपशिष्ट संग्रह एवं निपटार, सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर ध्यान रखना, स्थानीय कर एवं अर्थदंड प्राप्त करना आदि। क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के नियोजन में भी इनकी कुछ भूमिका होती है। हालांकि इन निकायों को अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक करने में सक्षम होने के लिए नागरिकों को भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, अर्थात नागरिकों को अपने क्षेत्र की देखभाल एवं रखरखाव का ध्यान रखना चाहिए। याद रहे कि यह एक सहभागी लोकतंत्र है। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि लोग कूड़े के पृथक्करण के बारे में निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें तो कूड़े का एकत्रीकरण व निस्तारण अधिक आसान बन जाता है। अथवा यदि वे किसी गली अथवा रास्ते में जल रिसाव पाते हैं तो इसके बारे में तुरंत सूचना देने से बहुमूल्य जल का अपव्यय रुकेगा। ठीक है, देखिए कि जो ये जगह का नाम रखा है कि इंदौर नगर निगम के अंतर्गत सेवाएं क्या है कि संपत्ति कर, जल शुल्क, सूखा कूड़ा प्रबंधन, व्यवसाय विज्ञापन, व्यापार लाइसेंस। ठीक है, ये सारे इनके कार्य हैं। जैसा कि हम पाते हैं चेन्नई और इंदौर में नगर निगम नगरीय निकायों के शीर्ष पर है। 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले नगरों में ही सर्वोच्च निकाय के रूप में नगर निगम होते हैं। ठीक है, यह नगर निगम कहाँ होते हैं कि जिस एरिया की, ठीक है, जिस नगर में 10 लाख से अधिक की जनसंख्या होती है वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे नगर निगम होते हैं, जिन्हें महानगर निगम भी कहा जाता है। ठीक है, एक से 10 लाख के बीच जनसंख्या वाले नगरों में सर्वोच्च निकाय नगर पालिका होती है। ठीक है, यानी कि जहाँ पे 1 से 10 लाख के बीच में जनसंख्या वाले जो नगर होते हैं वहाँ पे जो सर्वोच्च निकाय होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम नगर पालिका कहते हैं, जिन्हें म्यूनिसिपल काउंसिल भी कहा जाता है। ठीक है, और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों कस्बों में नगर पंचायत होती है। देखो जहाँ पे 1 लाख से 10 लाख के बीच में जनसंख्या होती है जिन शहर में, वहाँ नगर पालिका होती है। ठीक है, और जहाँ पे संख्या 1 लाख से कम जनसंख्या वाले जो नगर और जो कस्बे होते हैं वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे नगर पंचायत होती है। ठीक है, देखिए ये स्टोरी देखिए कि समीर, नमस्कार, मैंने आपको इससे पहले यहाँ नहीं देखा, क्या आप इस गांव में नई हैं? अनीता, नमस्कार, हाँ मैं अपने दादा दादी से मिलने आई हूँ जो यहाँ रहते हैं। मैं नगर से हूँ, वह यहाँ से बहुत भिन्न है। ठीक है, समीर, अच्छा सचमुच, नगर कैसा होता है? अनीता, जी, नगर व्यस्त और भीड़ भाड़ वाला होता है, जहाँ हर जगह ऊंचे भवन मिलते हैं, बहुत सारे लोग हर समय इधर उधर आते जाते रहते हैं। ठीक है, वह यहाँ के शांत वातावरण की तुलना में कोलाहल से भरे होते हैं। इसके साथ ही वहाँ लोग अधिक आत्मनिर्भर होते हैं, वे प्राय अपने पड़ोसियों के बारे में भी नहीं जानते। समीर, अच्छा,
यहाँ तो प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को जानता है और सहायता के लिए तत्पर रहता है। हम मिलजुल कर खेतों में काम करते हैं, साथ में त्योहार मनाते हैं और सामूहिक निर्णय भी लेते हैं। अनीता, वैसे नगर में भी कुछ सामुदायिक भावना है। हाल ही में भारी वर्षा के कारण 2 गली के बाद एक मकान ढह गया था। इसके बाद आसपास के दर्जनों लोग मलबे को हटाने में सहायता के लिए एकजुट हो गए और सुनिश्चित किया कि कोई मलबे के अंदर फंसा न रह जाए। समीर, क्या ऐसे मामलों में स्थानीय सरकार सहायता नहीं करती? अनीता, हाँ करती है। वास्तव में हमारे यहाँ स्थानीय निकाय और निर्वाचित प्रतिनिधि हैं जो हमारा और हमारे हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। समीर, अच्छा, यह तो ग्राम पंचायत जैसी प्रतीत होती है, बस केवल उससे बड़ी है। हमारे यहाँ भी सदस्य निर्वाचित होते हैं, लेकिन चूंकि वे एक दूसरे को जानते भी हैं, इसलिए अधिक लोग उसमें भाग लेते हैं और गांव से संबंधित हर प्रकार के विषयों पर चर्चा करते हैं। कभी कभी हम बच्चों की बात भी सुनी जाती है। अनीता, सच में? आप कुछ बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं बोल रहे? समीर, बिल्कुल नहीं। एक दिन की बात है, कुछ बच्चों ने पाया कि बिजली का एक तार खतरनाक तरीके से नीचे लटका हुआ है जो एक भवन को लगभग छू रहा है। हमने ने केवल इसकी रिपोर्ट की, बल्कि अपनी ग्राम सभा के सदस्य को सुझाया कि बिजली का खंभा कुछ दूरी पर स्थानांतरित किया जाए और ऐसा किया गया। ठीक है। अनीता, बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि लोकतंत्र को इसी तरीके से कार्य करना चाहिए। यह शहर में अधिक जटिल प्रतीत होता है, लेकिन मूल विचार वही है कि प्रत्येक व्यक्ति का मत महत्व रखता है। समीर, हाँ रखता है। अच्छा, क्षमा कीजिए, मुझे अभी कहीं जाना है। मेरी माताजी को खरीदारी के लिए मेरी सहायता की आवश्यकता है। नगर के बारे में बताने के लिए आपका धन्यवाद। अनीता, और मुझे अपने गांव के बारे में बताने के लिए आपका भी धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से यहाँ आसपास देखूंगी। समीर, अच्छा, हो सकता है कभी हम फिर मिलें। नमस्कार। देखिए, आगे बढ़ने से पहले कि नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न नगरीय स्थानीय निकायों के माध्यम से विकेंद्रित शासन चलता है, जो नागरिकों के जीवन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कार्य संपन्न करता है। जैसे कि ग्रामीण संदर्भ में होता है, नगरीय स्थानीय निकाय में भी स्थानीय नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य निर्वाचित होते हैं। यह सुनिश्चित करना नागरिकों का कर्तव्य है कि स्थानीय निकाय कुशल तरीके से अपना कार्य करने में सक्षम हो। देखिए, इसमें जो हमने पढ़ा कि देखिए जो नगर निगम है, ठीक है, ये हमारे ऊपर, मनुष्य के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम यह देखें। हम नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है कि हम अगर कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो जो उसके जो अधिकारी वगैरह होते हैं उनको हम जाके बताएं, तो जो समस्या है उसका समाधान हो सकता है। ठीक है। तो देखिए, इस चैप्टर में इतना ही था कि इसमें सिर्फ नगर निगम के बारे में बताया गया था। ठीक है। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही और बच्चों को भी शेयर करें ताकि बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है। आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।